हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। तो आज है 24 दिसंबर और हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ आज के आर्टिकल्स और करंट अफेयर्स। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो इंडिया और फ्रांस से रिलेटेड एक हमने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, तो उसको लेके अब हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, एक मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पैक्ट साइन किया गया है किसके बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में। अब देखते हैं वो एग्रीमेंट क्या है। तो इंडिया की एक कंपनी है, स्टेट ओन कंपनी यानी कि गवर्नमेंट ओन कंपनी है, जिसको कि हम कहते हैं इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। तो उसने एक कोलैबोरेशन की है किसके साथ? फ्रेंच कंपनी एक है जिसको कहते हैं सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। तो इन दोनों कंपनी ने हमारे इन दोनों कंट्रीज के इन कंपनीज ने साथ आके उन्होंने एक कोलैबोरेशन किया है जो कि डिफेंस रिलेटेड है, एक मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड पैक्ट है। गोल की बात करें तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्शन पे इनका मेन फोकस रहेगा, यानी कि जो कुछ कुछ फ्रांस के सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, यानी कि कुछ कुछ जो फ्रेंच कॉम्प्लिकेटेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, तो उसको अब हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उससे क्या होगा कि जो मेक इन इंडिया प्रोसेस है हम उनको और एनहांस करने वाले हैं, यानी कि अब इंडिजीनियस प्रोडक्शन हम बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब स्कोप की बात करते हैं। तो आईओएल क्या करेगा? वो मैन्युफैक्चरिंग को हैंडल करेगा, फाइनल असेंबली देखेगा, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट फॉर द सिस्टम, ensuring that they meet the Indian Army's need। ठीक है, तो आईओएल का ये फंक्शंस है कि वो जितने भी टेस्टिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम है, तो जो भी हमारे जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस है, इंडियन आर्मी जिनके लिए हम ये बना रहे हैं, तो उनकी जो नीड्स होंगी हम उसके बेसिस पर हम उसको उस पर काम करने वाले हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब इस पैक्ट से क्या होने वाला है? तो दोनों कंट्रीज के बीच में जो है, जो रिलेशंस है वो और स्ट्रेंथन होने वाली है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो मेक इन इंडिया प्रोसेस है उसको भी हम और ज्यादा इनहैंस करेंगे, यानी कि इंडिजिनियस प्रोसेस और बढ़ने वाला है। ठीक है, खास करके डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि डिफेंस जो सेक्टर होता है किसी भी कंट्री का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। और ये इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब डिफेंस सेक्टर में हम इंडिजीनियसली चीज़ों को हम मैन्युफैक्चर करें, हम प्रोड्यूस करें और अपने आप को इस फील्ड में काफ़ी स्ट्रेंथन करें। तो इस पैक्ट से दोनों कंट्रीज के, स्पेशली इंडिया की जो डिफेंस सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली है। चलिए अब देखते हैं, इट फॉलोज अ सिमिलर रीसेंट डील बिटवीन बीईएल, जो कि एक और इंडियन पीएसयू है, एंड सफरान फॉर हैमर मिसाइल। यानी कि इस डील से पहले जो अभी ये जो डील हुआ है, इससे पहले और दो डील हो चुकी है किसके? बीईएल और सैफरन के बीच में। कौन से मिसाइल को लेके? हैमर मिसाइल्स को लेके। चलिए अब देखते हैं ये है क्या। ठीक है, दिस द पैक्ट कवर्स लोकल प्रोडक्शन ऑफ टू स्पेसिफिक हाई प्रिसीजन कॉम्बैक्ट सिस्टम्स। पहला हम देखेंगे, पहला का नाम है सिग्मा 30N, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये क्या है? डिजिटल रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। तो पहला जो कॉम्बैक्ट सिस्टम है वो क्या है? पहला कॉम्बैक्ट सिस्टम का नाम है, याद रखिएगा, सिग्मा 30N। चलिए इसके बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं, ये क्या है, ये होता क्या है। ये एक बहुत ही हाईटेक मिलिट्री सिस्टम है जिसको हम कह सकते हैं, जो कि स्पेशली जो है हमारे गन्स में, मिसाइल्स में और एयर डिफेंस सिस्टम्स में यूज होने वाला है। ठीक है, इसी की फीचर्स की बात करें तो इसको जीपीएस सिग्नल की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, नेविगेट करने के लिए, जिसको कि हम कह सकते हैं ऑलवेज अलाउ कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स टू फाइट ऑटोनॉमसली इवन विदाउट जीपीएस सिग्नल। तो याद रखिएगा कि ये जीपीएस सिग्नल के बिना भी ये सिग्मा 30N है और बहुत एफिशिएंटली ये काम कर सकता है, फाइट कर सकता है। ठीक है, टैक्टिकल एडवांटेज की बात करें तो इट हेल्प्स ऑप्टिमाइज द डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्टिलरी एंड कैन डिटरमाइन द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ एनिमी बैटरीज द मोमेंट दे स्टार्ट फायरिंग। यानी कि इसका एक बहुत ही एडवांटेज अगर हम कहें, बहुत ही बढ़िया एडवांटेज अगर हम कहें, तो ये तुरंत ही जो है ये एनिमी जो गन्स है या फिर एनिमी जितनी भी उधर चल रही है, गन्स है, मिसाइल्स है, जो भी वेपन्स है, उनको बहुत ही इजीली डिटेक्ट कर सकता है। बहुत ही इजीली के साथ साथ ये एक प्रिसाइज लोकेशन आपको देगी कि वहाँ एनिमी की जो वेपन्स है किधर से फायर हो रहा है, उसकी प्रिसाइज लोकेशन के बारे में हमको इसके थ्रू पता चल सकता है। और मेन क्या है, ये बिना जीपीएस के भी नेविगेट कर सकता है। चलिए अब देखते हैं, जो दूसरा हमारा कॉम्बैक्ट सिस्टम है वो है CM3MR, जो कि डायरेक्ट फायरिंग साइट है। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये भी एक स्पेशलाइज्ड
साइटिंग सिस्टम है, ठीक है, साइटिंग सिस्टम है, किसके लिए बनाया गया है, आर्टिलरी गन्स के लिए बनाया गया है। चलिए अब इसके की फीचर्स की बात करें तो इसको इसके कैपेबिलिटीज के लिए स्पेसिफिकली हम देखते हैं कहाँ पे, जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स है वहां पे हम इसको देखते हैं। और ये क्या करता है, ये जो अलग देश है, जो एनिमी कंट्री है, जो उनके जो जो छोटे छोटे थ्रेट्स होते हैं जैसे कि ड्रोन्स, है ना, जो ड्रोन होता है उनको भी जो है वो बहुत ही इजिली टारगेट करता है एंड एंगेज थ्रेट्स लाइक ड्रोन इफेक्टिवली। चलिए सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, द एबिलिटी टू नेविगेट एंड एंगेज टारगेट्स विदाउट रिलाइंग ऑन जीपीएस, ठीक है। तो इन दोनों का जो है एक बहुत ही एडवांटेजिकली इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, आई एम सॉरी। तो वो ये है कि ये जीपीएस, विदाउट जीपीएस ये नेविगेट कर सकता है। यानी कि अब जीपीएस क्यों ये सेक्टर में इंपॉर्टेंट है कि ये बिना जीपीएस के काम करे, क्योंकि देखिए जीपीएस को जो है डिसेबल करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसको हम इजीली जैम कर सकते हैं, हम लोकेशन को, जीपीएस सिग्नल को हम बहुत इजीली हम जैम कर सकते हैं, हम ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं मैसिव स्ट्रेटेजिक एडवांटेज फॉर द इंडियन आर्मी, ठीक है। सेल्फ रिलायंस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग दीज कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम इन इंडिया reduces reliance on direct imports and build local technical expertise, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा पहला कि ये बिना जीपीएस के ऑपरेट कर सकती है, जो कि क्या है एक प्लस पॉइंट दे रही है हमें, किससे, जो एनिमी कंट्रीज है उस टाइम वॉर के टाइम में, ताकि वो हमें डिटेक्ट ना कर सके या हमारे लिए बहुत इजी हो जाए नेविगेट करने के लिए। और दूसरा ये कि इस पैक्ट से क्या होने वाला है, जो हमारा इंडिया का जो इंडिजिनियस प्रोडक्शन है, जो सेल्फ रिलायंस है, जिसको कि हम आत्मनिर्भर भी कहते हैं, वो बढ़ने वाला है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम आर्टिकल पे आता है जो है फेलियर ऑफ जापान H3 रॉकेट लॉन्च, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाम याद रखिएगा, H3 रॉकेट। तो अब इंसिडेंट क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली मंडे को जापान एक रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, जो कि जिसका क्या नाम है H3 रॉकेट, जो कि स्पेसिफिकली देखें तो H324L मॉडल है। तो वो लॉन्च के सेकेंड स्टेज में ही वो फेल हो गया, वो सक्सेस नहीं हो सका। अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो ये मिशन किसके द्वारा कराया गया था, तो ये कराया गया था जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जक्सा, ठीक है। और ये जो H3 सीरीज है, ये जापान का जो एक न्यू फ्लैगशिप हेवी लिफ्ट रॉकेट डिजाइन टू कैरी वेरी हैवी पेलोड्स इनटू द स्पेस। अब ये जो H3 रॉकेट है, इसका हमारे इंडिया से क्या रिलेशन है, तो हमारा जो चंद्रयान 5 मिशन होने वाला है वो हमारा किसके साथ पार्टनरशिप में है, जापान के साथ, जो जक्सा है, इसरो और जक्सा पार्टनरशिप में है, किसके लिए, चंद्रयान 5 को मून पर भेजने के लिए। और चंद्रयान 5 जो है वो किस रॉकेट पे जाने वाला है, इस H3 रॉकेट पे ही, ठीक है। अब इसका हमने पढ़ा रिलेवेंस क्या है इंडिया से, बिकॉज दिस सेम सीरीज ऑफ रॉकेट, यानी कि जो सेम है H3 सीरीज, उसी को डिजाइन किया गया है किस लिए, चंद्रयान 5 मिशन को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। ये H3 सीरीज को याद रखिएगा। चलिए अब ये क्या है हम उसके बारे में जानते हैं। पहला, connection between this rocket and a major upcoming Indo-Japanese space collaboration। चलिए पहला जो है ल्यूपिक्स मिशन, जिसको कि हम कॉमनली क्या कहते हैं, जिसको कि हम कॉमनली कहते हैं चंद्रयान 5। तो ल्यूपिक्स का जो फुल फॉर्म है वो है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, यानी कि ल्यूपिक्स, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम चंद्रयान 5 भी कहते हैं। तो इस चंद्रयान 5 को जो है एक जॉइंट कोलैबोरेशन में बनाया गया है, किसके बीच में, इसरो और जक्सा के बीच में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए तो इस टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा मिशन है, ल्यूपिक्स मिशन है, वो कब के लिए शेड्यूल किया गया है, उसको 2028 टू 29 जो ईयर है, हमने इस मिशन को तब के लिए शेड्यूल करके रखा हुआ है, ठीक है। अब रोल की बात करें तो इसरो और जक्सा का क्या रोल है इस चंद्रयान 5 मिशन में, तो देखिए इसरो जो है वो लूनर लैंडर को मैन्युफैक्चर करने वाला है, यानी कि स्पेसिफिकली देखें तो उसको डेवलप करने वाला है। और जक्सा का जो रोल है वो रोवर को डेवलप करने वाला है, यानी कि जो मून सरफेस पे जो हमारा चलने वाला है या फिर जो एक्सप्लोर करने का काम करेगी, उसको जापान डेवलप कर रहा है एंड प्रोवाइडिंग द लॉन्च व्हीकल H3 रॉकेट, जो कि अभी जापान के थ्रू वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, ठीक है, इस सीरीज के रॉकेट को। अब मेन ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें
चलिए, तो क्या है इसका डेस्टिनेशन क्या है? तो ये जो चंद्रयान 5 मिशन है, उसका मेन टारगेट जो है कि मून पे हमें लूनर साउथ पोल पे लैंड करना है। कहाँ पे? लूनर साउथ पोल पे लैंड करना है, और स्पेसिफिकली उस एरिया में जो कि परमानेंटली अंधेरे में रहता है, यानी कि परमानेंटली शैडोड रीजन में। ठीक है, पीएसआर क्या बोलेंगे इसको? परमानेंटली शैडोड रीजन में। अब गोल क्या है कि जो पीएसआर है, हमको वहां पे कुछ कुछ वॉलेटाइल मटेरियल्स को स्टडी करना है, और साथ ही साथ हमको वाटर की भी स्टडी करनी है कि भाई उधर पे लूनर वाटर प्रेजेंट भी है कि नहीं, क्योंकि ये पीएसआर एक ऐसा रीजन है जिसने आज तक कभी लाइट को देखी नहीं है, जहाँ पे कभी सनलाइट की रेज पड़ी नहीं है। तो हमें इंटरेस्ट इसलिए है जानना कि उधर पे एक्चुअली क्या मिलेगा, क्या प्रिजर्व किया गया है इतने सालों से, एक्चुअली वहां पे क्या प्रिजर्व किया गया है, तो उसको देखने में इंटरेस्टेड है। चलिए, कहाँ पे? पीएसआर में, लूनर साउथ पोल में। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। तो ये टाटा से रिलेटेड है, ठीक है। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टनर्स विद जापान ROHM। चलिए, अब हम देखते हैं ये क्या है। तो जैसा कि हम जाते हैं जो इंडस्ट्रीज में, और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो सेमीकंडक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं, जैसे कि अभी मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है, तो उसके अंदर जो चिप्स होंगी वो सेमीकंडक्टर्स की बनी होंगी, है ना। आप जो फोन यूज कर रहे हो, तो उसमें जो चिप होता है, कुछ भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो सब में एक छोटा चिप होता है। और वो जो चिप्स होते हैं वो किससे थ्रू बने होते हैं? वो सेमीकंडक्टर से कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ते थे ना स्कूल में कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, है ना, ऑफ एनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे कि बिल्डिंग का जो एक यूनिट होता है वो ईट ईट से बनी होती है, तो वही हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो कौन होता है? वो सेमीकंडक्टर होता है। और आज का ये जो आर्टिकल है, टाटा और जापान की कोलैबोरेशन, जापान की जो कंपनी है ROHM, तो उसका जो कोलैबोरेशन है वो इस सेमीकंडक्टर के ऊपर ही है, जहाँ पे कुछ सेमीकंडक्टर रिलेटेड प्लांट्स टाटा इस्टेब्लिश करने वाला है। चलिए, तो उसके बारे में हम देखते हैं वो क्या है। Tata Electronics has signed a strategic partnership with ROHM, that is a major Japanese semiconductor manufacturer. ठीक है। अब देखिए, दिस डील फोकसेस ऑन द असेंबली एंड टेस्टिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, कार एंड व्हीकल्स। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में ही लिमिटेड नहीं होती है, हम उनको डे टू डे लाइफ में, ऑटोमोबाइल्स में भी हम उनको काफी ज्यादा यूज करते हैं। चलिए, अब एग्जैक्टली ये डील क्या है हम देखते हैं, और टाटा का रोल भी हम देखते हैं। तो देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर की तरह यहाँ पे काम करने वाली है, यानी कि वो क्या करेंगे, वो जितने भी ROHM की चिप्स वगैरह है, जो भी वो हमें प्रोवाइड करके देगी ROHM, हम उसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे, और सॉरी, हम उसको यहाँ पे असेंबल करने वाले हैं। ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि हम उनको टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, उनकी जो फैसिलिटीज है हम उनको इंडिया में टेस्ट करने वाले। चलिए, अब प्रोडक्ट की बात करें, तो द कोलैबोरेशन स्टार्ट्स विद अ स्पेसिफिक कंपोनेंट एंड ऑटोमोटिव ग्रेड सिलिकॉन मॉसफेट। मॉसफेट क्या होता है? मॉसफेट एक ऐसा टाइप का ट्रांजिस्टर है जो कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उनको स्विच करने के काम आता है। चलिए, ठीक है। नोटेबली दिस चिप वाज डिजाइन इन इंडिया बाय ROHM। ठीक है। गोल की बात करें तो उनको मास प्रोडक्शन और शिपिंग स्टार्ट करनी है। जो ROHM कंपनी है, उनको मास प्रोडक्शन स्टार्ट करना है इंडिया में फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। तो जो चिप्स है उनको इंडिया में भी भेजा जाएगा, और साथ ही साथ उनको जो है ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, और उनको बिजनेस के लिए ओपन रखा जाएगा। फ्यूचर प्लान की बात करें तो ये दोनों कंपनी जो है और साथ में कीन है कि हम आगे भी जाके को डेवलप करते रहें। किसको? एडवांस पैकिंग टेक्नोलॉजीज है फ्यूचर में, तो हम उन पे भी काम करें। कौन? टाटा एंड द जापानीज कंपनी। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं। ये एक विनिंग स्ट्रीक है टाटा के लिए, यानी कि ये टाटा के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि टाटा एक प्योरली एक इंडियन बेस्ड कंपनी है। तो किसी फॉरेन कंपनी ने, यानी कि ग्लोबली टाटा को एक बहुत रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, रीच दिया जा रहा है, यानी कि बहुत ट्रस्ट किया जा रहा है एक इंडियन कंपनी पे इतना बड़ा डील को लेके। ठीक है, यानी कि टू ट्रस्ट टाटास कैपेबिलिटी।
चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो टाटा ग्रुप जो है वो इंडिया में दो फैक्ट्रीज इस्टेब्लिशिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश करने वाली है सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज की। पहला है एक फैब्रिकेशन प्लांट लगने वाला है कहाँ पे, गुजरात में, जो कि अहमदाबाद के पास होगा। और एक असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट जो कि कहाँ पे सेटअप होने वाला है, असम में। तो ये गुजरात और असम को आप याद रखिएगा। चलिए अब इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके बारे में हम देखें तो ये क्या है, एक 76,000 करोड़ इंसेंटिव स्कीम है, ठीक है। तो इसमें ये भी बोला गया है कि इंडिया ने अभी करीब करीब 10 सेमीकंडक्टर प्लांट जो है उनको इंडिया ने अप्रूव किया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब ये जो न्यूज है ये बलिदान दिवस के ऊपर है, जो हमारा अगला आर्टिकल है, करंट आर्टिकल जो 4th आर्टिकल है, बलिदान दिवस के ऊपर है। किसको दिया गया है, टू स्वामी श्रद्धानंद ऑन द बलिदान दिवस। तो बलिदान दिवस कब मनाया गया था, तो कल यानी कि 23 दिसंबर को हमने बलिदान दिवस मनाया था। बलिदान दिवस क्यों मनाया जाता है और इनको हमने क्यों श्रद्धांजलि दी है, तो हम उसकी बात करते हैं। चलिए किन्होंने दिया था, होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था रिगार्डिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ स्वामी श्रद्धानंद। अब स्वामी श्रद्धानंद कौन थे, तो ये इन्होंने एक डुअल रोल प्ले किया था इंडिया में। तो पहला ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उन्होंने हमारे स्वराज के लिए काफी फाइट किया है। और दूसरा ये उन्होंने हमारे इंडियन कल्चर को भी प्रिजर्व करने में उनका बहुत ही मेजर रोल रहा है। चलिए सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं। तो जितनी भी सोशल इवल्स है जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गई और क्या क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी, तो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी कि हम ये जो दो स्पेशली ये जो दो सोशल इवल्स है हम इनके लिए फाइट करेंगे, हम लोगों को उनका हक दिलाएंगे और ये जो सोशल इवल है हम इनको सोसाइटी से बाहर हटाएंगे। एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने वुमेन एजुकेशन को काफी ज्यादा प्रमोट किया था। इनका ये कहना था कि अगर वुमेन एजुकेट, जितनी ज्यादा वुमेन एजुकेट होंगी उतना ही ज्यादा हमारा जो देश है वो आगे बढ़ेगा। और इसी प्रिंसिपल पे ये ऐसा सोचते थे वो, इसीलिए वो वुमेन एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा प्रमोट करते थे। एंड रिवाइविंग द इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, यानी कि जो वैदिक एजुकेशन है उन्होंने वैदिक एजुकेशन को भी काफी ज्यादा प्रमोट किया था। ठीक है, अब देखते हैं कि एग्जैक्टली स्वामी श्रद्धानंद थे कौन। चलिए उनके बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो आर्य समाज के एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे जो हमारे स्वामी श्रद्धानंद हैं। और डिसाइपल किसके थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के। अब ये इसी पैराग्राफ में लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ही इज नोन फॉर प्रोपगेटिंग द टीचिंग्स ऑफ द वेदास। चलिए एजुकेशनल पायनियर की बात करें तो उन्होंने कांगड़ी यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था। कहां पर, हरिद्वार में उन्होंने किया था। किस ईयर में, 1902 में। उनका गोल क्या था कि जो एंशियंट गुरुकुल सिस्टम है उनको हम वापस से रिवाइव करें। किसके ऑल्टरनेटिव में, जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम था, है ना, जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम था जो किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड मैकेली के। ठीक है, उनको हम क्या करने वाले हैं, हम उनका एक ऑल्टरनेटिव लाने वाले हैं। किसके, इंडियन वर्जन में, जो कि हमारे यहाँ चलता करता था इंडियन गुरुकुल सिस्टम। सोशल रिफॉर्मर की बात करिए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखते थे किसके, विडो रिमैरिज के ऊपर एंड द एराडिक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पहला किसमें, सोशल इवल्स को रिमूव करने में, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने में, और साथ ही साथ वो विडो रीमैरिज को भी क्या करते थे, वो प्रमोट किया करते थे। कनेक्शन फॉर इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व थे स्वराज डिमांड के लिए, उसमें भी इनका बहुत योगदान रहा है। और रोलेट एक्ट के अगेंस्ट ये इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। और महात्मा गांधी के साथ इन्होंने बहुत ही ज्यादा क्लोजली काम किया था। कब, ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि इनका जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल है उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक्टिवली काम किया है महात्मा गांधी के साथ भी और इंडिपेंडेंटली। चलिए अब बलिदान दिवस हम क्यों मनाते हैं 23 दिसंबर को, क्योंकि उसी दिन 1926 को उन्हें ओपनली एसेसिनेट कर दिया गया था, यानी कि उनको ओपनली मार दिया गया था। इसलिए उनके ऑनर में, जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया है हमारे देश के लिए, उस ऑनर में हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं बलिदान दिवस। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जो कि आज का आखिरी आर्टिकल होने वाला है। तो क्या है, नेशनल कंज्यूमर डे, क्या, सॉरी, क्या है, नेशनल कंज्यूमर डे। ठीक है, तो नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल, इस दिन को जो है हम पैन इंडिया 24 दिसंबर यानी कि आज के दिन हम मनाते हैं इसको। चलिए अब
the theme for this year is efficient and speedy disposal थ्रू डिजिटल जस्टिस। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होती है ना, तो इन सब का डेट और इनकी जो थीम होती है, तो इनको आप मेक श्योर करें कि आपको ये थीम याद हो, और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है उनको भी याद करें। चलिए, अब इसका काम क्या है? हाईलाइटिंग द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू रिजॉल्व द कंज्यूमर ग्रीवेंस फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंटली। यानी कि इस साल हमने क्या सोचा है कि जितने भी कंज्यूमर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, जो इश्यूज होती है, तो हम इनको और स्मूथली और एक ट्रांसपेरेंट वे में हम इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब बैकग्राउंड की बात करें तो द डे कमेमोरेट्स ऑन December 24, 1986 when the Consumer Protection Act of 1986 received the precedence assent। अब ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो इस एक्ट का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो जितनी भी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होती है, कंज्यूमर मतलब कि जो हमारे जैसे कंज्यूमर होते हैं, जो कस्टमर कह सकते हैं इजी भाषा में, तो जब हमें कोई भी टाइप का एक्सप्लॉइट किया जाता है किसी भी तरीके से, हमें गुड्स ठीक से नहीं मिलते, हमें डिफेक्टिव दिया जाता है, या फिर जो सर्विसेज है वो हमें ढंग से प्रोवाइड नहीं की जा रही है, हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, हमारी ट्रेड जो प्रैक्टिसेस है उसमें कुछ भी ट्रांसपेरेंटली नहीं हो रहा है हमारे साथ, तो उस केस में क्या है, उन चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इन कंज्यूमर राइट्स को बनाया गया है। और साथ ही साथ इस दिन को हम क्यों मनाते हैं? ताकि हमारे जैसे कंज्यूमर्स जो है, हमें जो राइट प्रोवाइड किए गए हैं, हम उनको लेके और ज्यादा अवेयर हो सके। ठीक है, अब की हाइलाइट्स देखते हैं। अब ये एक ई जागृति पोर्टल बनाया गया है। तो जो सेंट्रल फोकस है इस साल का वो क्या है? ये ई जागृति पोर्टल है। अब ये पोर्टल क्या है? ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है जिससे कि जो कंज्यूमर डिस्प्यूट है उसको हम क्या कर सके, उसको हम एड्रेस कर सके और स्मूथली। चलिए, अब इसमें इस जागृति पोर्टल के थ्रू हमने देखा कि 1.3 लाख केसेस जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें से 1.3 लाख डिस्पोजल्स भी रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ई जागृति पोर्टल है इसने कितने कंज्यूमर्स को यूजर्स रजिस्टर किए हैं? नियरली अबाउट 2.8 लाख यूजर्स है जो है रजिस्टर्ड है और सर्व करती है। डिस्पोजल रेट की बात करें तो एक 100% के डिस्पोजल रेट है, यानी कि उन्होंने जितने फाइल की गई थी केसेस उससे भी ज्यादा जो है वो सॉल्व की गई है। चलिए, अब हेल्पलाइन की बात करें तो जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है उन्होंने 12 लाख लोगों से भी ज्यादा जो है पॉपुलेशन को, कंप्लेन को जो है उन्होंने हेल्प किया है विद द हेल्प ऑफ एनुअली 1169 पार्टनर्स। अब हम कुछ कंज्यूमर राइट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि हमें एज एन जागरूक बोलते हैं ना, जागरूक सिटीजन हमें पता होना चाहिए। चलिए, हम देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो एज अ एक्टिव कंज्यूमर ऑफ दिस कंट्री हर किसी को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है गवर्नमेंट ने कुछ कुछ कंज्यूमर राइट्स दी हुई है, कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है, ताकि जो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ऑन एन एवरीडे बेसिस उसको जो है हम प्रिवेंट कर सके और खुद का लॉस होने से हम बचा सके। चलिए देखते हैं। पहला है राइट टू सेफ्टी, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज। राइट टू बी इन्फॉर्म, यानी कि किसी भी चीज की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, पोटेंसी, स्टैंडर्ड और प्राइस को लेके जो है कंज्यूमर्स क्या होने चाहिए, कंज्यूम एक वेल अवेयर होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है राइट टू चूज, यानी कि हमें एक्सेस होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए कि हम किस सर्विसेज को या हम किस गुड्स को चूज करें, कि मेरा मर्जी है, अगर मैं इसको चूज करना चाहती हूँ तो मैं इसके पास जाऊंगी, इस गुड को मैं चूज करने वाली हूँ, या फिर जो उनकी प्राइसेस से कंपेयर करके, तो वो काइंड ऑफ मेरा राइट होता है चूज करने का। राइट टू बी हर्ड की बात करें तो यानी कि अगर हमारी कोई कंप्लेन है तो हमारा ये पूरा हक बनता है कि हम जो भी कंप्लेन रजिस्टर कर रहे हैं तो उस कंप्लेन को सुना जाए, उसे एड्रेस किया जाए प्रॉपर्ली, और उस पर एक एक्शन लिया जाए, स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लिया जाए। राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी कि अगर कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हुई है हमारे साथ तो हम उसको लीगली भी लेकर जा सकते हैं, हमारे पास उसके लिए लीगल रेमेडीज भी हैं। कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि जितने भी हमारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उससे रिलेटेड जो है हमें मैकेनिज्म्स मिले, यानी कि उसके बारे में राइट्स हमें पता चले। चलिए, अब इसकी लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इस 1986 एक्ट
की जो है एक अमेंडमेंट आई थी 2019 में, जिसका नाम क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। जो इसका क्या काम है, जो कि मॉडर्न चैलेंजेस है कि आजकल जो हम टेक्नोलॉजिकली इतने फॉरवर्ड हो गए हैं, तो आज क्या है, ई कॉमर्स का सिस्टम आ गया है बहुत ही फटाफट फटाफट। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो, अमेजोन या कोई भी आप कंपनी यूज करते हो, तो वो क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे चल रही है, वो ई कॉमर्स पे चल रही है। तो आज की जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स है, स्पेशली ई कॉमर्स को लेके, उनको सॉल्व करने के लिए हमने 1986 के एक्ट को जो है अमेंड करके 2019 एक्ट को इंट्रोड्यूस कराया है। ठीक है, चलिए, अब सीसीपीए क्या है? इट एस्टैब्लिश द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू रेगुलेट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एड्स। ठीक है, मीडिएशन की बात करें तो इंट्रोड्यूस मीडिएशन सेल्स फॉर सिंपल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात करें तो इट हेल्ड मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स अकाउंटेबल फॉर ह्यूमन कॉज्ड बाय डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये कुछ लीगली जो है इवोल्यूशन हुआ है। तो हमने आज इसके बारे में जाना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में जाना, और हमारी जो कंज्यूमर राइट्स है हमने उसके बारे में भी जाना। ठीक है, तो आज के आर्टिकल के लिए, आज के सेशन के लिए हम इतने ही आर्टिकल्स रखेंगे। अब हम मिलते हैं कल के सेशन में। कल हम और भी आर्टिकल्स और न्यूज़ लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। सर हो गया।